नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। सीएम मेधावी छात्र छात्रवृत्ति योजना मंजूर। उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 4 नए फायर स्टेशन। इको टूरिज्म में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। देहरादून, पैराग्लाइडिंग में नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। उत्तराखंड ने केंद्र से मांगे 300 मेगावाट बिजली। उत्तराखंड में पैच रिपेयरिंग ऐप से ठीक करवाएं अपनी सड़क। पौड़ी, सीईओ खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। उत्तरकाशी में जगदीश सिला डोली का भव्य स्वागत। देहरादून, अंधड़ से कई घंटे बिजली पानी ठप। वन आरक्षी की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। कीर्तिनगर में सड़क के प्रदर्शन। लालकों में रेलवे ने अतिक्रमण ढहाया। नैनीताल में गोल्फ को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। राज्यपाल। पिथौरागढ़ में 10 से अधिक जंगल धत के वन संपदा को भारी नुकसान। चंपावत, एवट माउंट में दुर्लभ पक्षियों की 40 प्रजातियां दिखी। बागेश्वर, चौहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मदद की दरकार। नमस्कार, समाचार विस्तार से। देहरादून, धामी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा में सुधार के लिए 3 अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री छात्र मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है। बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षकों को सहयोग और शिक्षण सुधार के लिए 955 बीआरपी और सीआरपी के आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति को भी स्वीकृति मिल गई है। बोर्ड इम्तिहान में कम अंक वाले उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों को भी 2 विषयों में अंक सुधार परीक्षा देने की सुविधा भी मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में आज विभिन्न विभागों में 16 प्रस्ताव आए थे। कैबिनेट सभी प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। दोपहर सचिवालय मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति योजना कक्षा 6 से शुरू होगी और 12वीं तक जारी रहेगी। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को कक्षा 11 से 12वीं प्रतिमाह 1200 रुपये दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्रवृत्ति के लिए चयन किया जाएगा। कक्षा 5 से कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले इसमें शामिल होंगे। ब्लॉक स्तर पर मेरिट तैयार की जाएगी। परीक्षा में 70% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। छात्रों में 10% टॉपर को ही छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 7 में 700, 8 में 800, 9 में 900 और 10वीं कक्षा में 1000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 8 में एक बार फिर परीक्षा होगी। शुरुआती दौर में चूंकि छात्र इसमें भाग ले सके। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रत्येक छात्र के लिए कक्षा में नियमित रूप से 75% उपस्थिति भी अनिवार्य की। छात्रवृत्ति योजना, अंक सुधार योजना और बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति शिक्षा में सुधार के लिहाज से ऐतिहासिक फैसले हैं, जिससे जहां छात्र संख्या में इजाफा होगा वहीं छात्रों में स्वस्थ प्रतिशतता भी बढ़ेगी। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही है। देहरादून, कैबिनेट ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी में संशोधन किया, जिसके तहत इको टूरिज्म गतिविधियां संचालित करने वाली कमेटियों को अधिक स्वायत्तता दे दी गई है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 3 कमेटियों को नगद पुरस्कार देने का भी निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि राज्य में वन भूमि को बोलता है, जिसके चलते सरकारी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पार्क के रेंज में अधिक से अधिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत नई गठित होने वाली स्थानीय कमेटियों को प्राप्त आय के 90% धनराशि स्थल के मार्ग में खर्च करने की अनुमति दे दी गई। शेष 10% धनराशि कोषागार में जमा करना होगा, जबकि पहले से काम कर रही कमेटियां 80% आय खुद खर्च कर सकेंगे। अभी तक वे 7% आय कोषागार में जमा करती थी। यदि खर्च के बाद भी किसी कमेटी के पास 5 करोड़ से अधिक जमा होते हैं तो वो पैसा फिर कोषागार में जमा किया जाएगा, जिसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली समिति को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली समितियों को क्रमशः 75 लाख और 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए एक समिति अधिकतम 3 बार चयनित होगी। क्रशर निरीक्षण टीम में बोर्ड सदस्य। कैबिनेट ने क्रशर टोन क्रशर की स्वीकृति देने से पहले स्तरीय निरीक्षण करने वाली टीम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को भी सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। बोर्ड इस संबंध में पहले सरकार को दिशा निर्देश दे चुके, जिससे पर्यावरण के मानकों का पालन बेहतर तरीके से हो सकेगा। देहरादून, साहसिक पर्यटन से जुड़े पैराग्लाइडिंग में नियम तोड़ने पर अब सख्त कार्रवाई होगी, जिसके तहत मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। साथ ही पैराग्लाइडिंग से जुड़ा उनका सारा सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में पिछले समय से साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में तेजी आई है। खासतौर पर देहरादून के मालदेवता और नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियां बढ़ी है, जिसके साथ ही इस क्षेत्र में कई नौसिक्के भी आ गए हैं, जिसके चलते हादसे भी हो रहे हैं। इन हादसों को रोक लगाने और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कैबिनेट ने शुक्रवार को उत्तराखंड फूड
लॉन्च एरो स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग तृतीय संशोधन नियमावली 2023 पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत यदि किसी कंपनी ने बिना लाइसेंस लिए पैराग्लाइडिंग कराई तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। साथ ही मौके पर मौजूद सभी सामान जब्त कर लिया जाएगा। कैबिनेट ने पॉलिसी में संशोधन का लाइसेंस देने के नियम भी संशोधन किया है। टैंडम पायलट की न्यूनतम हवाई दूरी तय करने के नियम में बदलाव किया गया। अभी तक टैंडम पायलट का न्यूनतम 50 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करना अनिवार्य था, अब इसे न्यूनतम 35 किलोमीटर कर दिया गया है। न्यूनतम हवाई दूरी का मानक पूरी करने को 30 जून 2023 तक का समय दिया गया है। देहरादून कैबिनेट ने राज्य में 4 नए फायर स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही फायर स्टेशन को 7 श्रेणियों में बांटते हुए संसाधनों के मानक भी तय कर दिए गए। बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों शहरीकरण के चलते प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में कई बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें जान माल का भी नुकसान हुआ, जिसके चलते सरकार ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर चंपावत, पुरोला, झाबरेड़ा और ज्वालापुर में नए फायर स्टेशन मंजूर कर लिए हैं। साथ ही फायर स्टेशन में औद्योगिक क्षेत्र, जिला मुख्यालय, तहसील, उप तहसील, शहर, ग्रामीण और राजधानी क्षेत्र के आधार पर 7 श्रेणियों में बांटा गया। प्रत्येक जगहों के लिए स्टाफ व उपकरणों के मानक भी तय किए गए। सबसे छोटे यूनिट में न्यूनतम 16 और राजधानी क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 90 फायर कर्मियों की तैनाती की जाएगी। कैबिनेट ने फायर कर्मियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिलाने का भी निर्णय लिया है। देहरादून बिजली संकट से निपटने को उत्तराखंड केट से फिर अतिरिक्त रूप से 300 मेगावाट बिजली का कोटा आवंटन करने की मांग की है। उत्तराखंड एनटीपीसी के कोहल गांव व फरक्का पावर प्लांट से अतिरिक्त बिजली देने का दबाव बना है। ये बिजली बिहार से सरेंडर की है। बिहार के सरेंडर की गई इस बिजली का कोटा उत्तराखंड को देने के लिए सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने केंद्रीय ऊर्जा सचिव को पत्र भेजा। केंद्र की ओर से उत्तराखंड को पहले 300 मेगावाट का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया था। इस अतिरिक्त कोटे से ऊर्जा निगम को अप्रैल महीने में सप्लाई सामान्य बनाने में सहायता मिल रही है। इस अतिरिक्त मदद के बावजूद जनता को 24 घंटे सप्लाई देने में ऊर्जा निगम के पसीने छूट रहे हैं। बिजली की मांग 50 मिलियन यूनिट और पिछले साल की तरह 54.62 मिलियन तक पहुंचने की स्थिति पैदा होने पर संकट गहरा सकता है। साथ ही इसी आहट को भांपते हुए उत्तराखंड ने केंद्र से अतिरिक्त कोटा देने की मांग की। बिहार की ओर से जैसे एनटीपीसी के पावर प्लांट से ली गई बिजली सरेंडर की गई, तत्काल उत्तराखंड ने अपना दावा ठोक दिया। ऊर्जा विभाग का तर्क है यदि 300 मेगावाट का यह अतिरिक्त कोटा लंबे समय के लिए उत्तराखंड को मिल जाता है तो बिजली का संकट काफी दूर हो जाएगा। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि केंद्र से मांग की गई है। राज्य के सड़कों के गड्ढों की फोटो मोबाइल ऐप के जरिए विभाग को भेजकर सड़कों को ठीक कराया जा सके। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से पेंच रिपेयरिंग ऐप तैयार कराया गया। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को सचिवालय में इस ऐप को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर कारगर साबित होगा, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास की सड़कों के गड्ढों का फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है। विभाग की ओर से शिकायत के संदर्भ में की गई कार्रवाई के बारे में लोगों को अवगत भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायत व कार्रवाई 1 सप्ताह के भीतर कर सड़क को ठीक किया जाए, जिसके लिए लोक निर्माण के अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जाए। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि ऐप के जरिए राज्य में खराब हो रही सड़कों की जानकारी तत्काल विभाग तक पहुंच जाएगी। साथ ही इसके विभाग और आम लोगों के बीच आपसी संवाद भी विकसित होगा। इस दौरान लोक निर्माण के अधिकारियों ने बताया कि ऐप पर दर्ज कराई गई शिकायत के दौरान गड्ढे की अक्षांश और देशांतर की जानकारी खुद ही मिल जाएगी। अवसर पर लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आदि मौजूद रहे। पौड़ी जिले के स्कूलों की कोटीकरण संशोधन प्रस्ताव देना पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी को भारी पड़ गया। जब इस संशोधन प्रस्ताव की जांच तहसीलों में की गई तो उसमें सीईओ की रिपोर्ट भिन्न पाई गई, जिसमें पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने सीईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट निर्देशक माध्यमिक शिक्षा को भी भेज दिया। सीईओ ने बीते 29 अप्रैल को कोटीकरण संशोधन प्रस्ताव की रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी, जिस पर संबंधित एसडीएम को भी इस प्रस्ताव की जांच पर रिपोर्ट देने को कहा गया था। लैंसडाउन में जिन 8 स्कूलों को सीईओ की रिपोर्ट दुर्गम में दिखाया गया, वहीं स्कूल मानकों के तहत सुगम क्षेत्र में पाए गए। डीएम ने स्वयं ही यमकेश्वर तहसील में पढ़ने वाले राजकीय इंटर कॉलेज देउली का निरीक्षण किया, पाया कि स्कूल मानकों में सुगम में आता है, जबकि सीईओ के संशोधन प्रस्ताव में स्कूल को गुणांक में 28 अंकों में दिखाते हुए दुर्गम में दिखाया गया। इसी तरह जिले की अन्य तहसीलों से भी रिपोर्ट मिली, जिसमें भिन्नता पाई गई। डीएम ने कार्रवाई की पुष्टि करते पत्र भेजे जाने की भी बात कही है। देहरादून अंधड़ के साथ बारिश के कारण पूरे राज्य में बिजली पानी की आपूर्ति घंटों बाधित रही। राजधानी देहरादून के साथ हरिद्वार, रुड़की, हरिद्वानी, यूएसनगर, चंपावत समेत पूरे राज्य में लोगों ने परेशानियां झेली। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 2 से लेकर 12 घंटे तक बिजली पानी का संकट रहा। कालाडूंगी में आधी से
टूटी पेड़ की टहनी की लपेट में आने से बुजुर्ग की मौत होगी। गुरुवार तड़के तेज आंधी के साथ आई बारिश के कारण राज्य में कई जगह बिजली लाइनों में ब्रेकडाउन आ गया। कई जगह बिजली की लाइनें टूट गई। बिजली लाइनों में आई फॉल्ट को तलाशने में घंटों का समय लग गया। हरिद्वार देहात क्षेत्र में 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। यह 2:30 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और गुरुवार सुबह 10:30 बजे जाकर सप्लाई बहाल हो पाई। रुड़की में भी बिजली सप्लाई सामान्य होने में 12 घंटे तक का समय लगा। बिजली बाधित होने की वजह से कई इलाकों में गुरुवार सुबह पानी नहीं आया। हल्द्वानी में 7 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रही। पानी न आने पर टैंकरों पानी की सप्लाई की गई। लालकुआं रेलवे ने गुरुवार से प्रशासन पुलिस की मदद से लालकुआं स्थित नगीना कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करते अपने मकानों को बचाने के लिए लोग धरने पर बैठ गए। टीम के साथ नोकझोंक के बीच पुलिस के लाठी फटकारने के बाद कार्रवाई का विरोध करे लोग तितर बितर हो गए, जिसके बाद मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लालकुआं रेलवे पटरी के समीप बसा नगीना कॉलोनी के रेलवे ने अपनी भूमि बताया। रेलवे ने करीब 4000 लोगों से रेलवे की यह भूमि खाली करने के नोटिस जारी किए थे, जिसके लिए रेलवे ने मुनादी कराई और घरों पर नोटिस चस्पा कर 10 दिन में अतिक्रमण हटाने का समय दिया था। उधर प्रभावी लोगों की याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया और अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। गुरुवार को निर्धारित समय सुबह 10 बजे रेलवे प्रशासन और पुलिस की टीम 4 बुलडोजर लेकर नगीना कॉलोनी पहुंची। यहां बसे लोगों ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठियां फटकारने के बाद 5 महिलाओं 7 पुरुषों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग तितर बितर हो गए। इस बीच महिलाएं अधिकारियों के समक्ष उनके घरों को न तोड़ने की गुहार लगाती रही। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोग अपना सामान समेटने में जुट गए। पीछे बुलडोजर अतिक्रमण गिराता चला गया, जिसके बाद हिरासत में आए लोगों को छोड़ दिया गया। देर शाम तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। पिछले दिन 50% भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया। पिथौरागढ़ जिले में 10 से अधिक जंगल दावानल की चपेट में आए हैं, जिससे वन संपदा को खासा नुकसान पहुंच रहा है। वनों में आग लग रही है। आग अस्कोट में मानव आबादी पहुंच के इस दौरान पशुओं को सूखा कर एकत्रित की गई घास के 5 लुट्ठे भी दावानल में जलकर राख हो गए। लोगों ने किसी तरह आग बुझाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जिले के कई हिस्सों में 24 घंटे में 10 से अधिक जंगलों में आग लगने की सूचना मिली है। अस्कोट में जंगल की आग देखते घरों तक पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग को किसी तरह बुझाया। संभव आग बुझने से वे अपने घरों को स्वाह होने से बचा सके। वन की आग की चपेट में आया किशन कुमार के 5 सूखी घास के लट्ठे भी जलकर लाख हो गए। उन्होंने कहा कि समय पर आग न बुझाई जाती तो मकान भी इसके चपेट में आ जाता। दमतड़ी, खरकतड़ी, दिगास, ध्वज, भगवाली पोखर, सिंघाली, लमटा, धुरा, केसा, डीडीहार, धारचूला से सटे क्षेत्रों में भी कई जंगलों में आग धधकती रही, जिससे पूरे क्षेत्र में धुआं फैलने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लोहाघाट के इवेंट माउंट में एस्ट्रो वीक के दौरान वो बर्ड फोटो विशेषज्ञ को 2 दुर्लभ पक्षी हिमालयन स्ट्राइक और हिल पार्ट्रिज के दीदार हुए। दुर्लभ पक्षियां पर्वतीय इलाकों के ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाते हैं। फोटोग्राफर ने विभिन्न प्रजातियों में करीब 40 पक्षियों को कैमरे में कैद किया। तकरीबन 450 पक्षियों की पहचान कर इन्हें अपने कैमरे में कैद करने वाले वर्ल्ड वॉचर मोहम्मद आसिफ ने एवेट माउंट की पर्यटन की दृष्टि से मुफीद बताया कि समुद्र तल से करीब 60,000 फीट की ऊंचाई में रहने वाले हिल पार्ट्रिज का भोजन कीड़े मकोड़े, बीज, फूल पत्ते आदि है। यह मुख्य रूप से भारत के अलावा नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाते हैं। 320 से 390 ग्राम के वजन के इस पक्षी की लंबाई करीब 27 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। यह 10 तक के पक्षियों के झुंड में रहती है। मैदानी क्षेत्रों में क्वेल या बटेर के रूप में जानी जाती है। पिथौरागढ़ गंगोलीहाट बरसों में चौहरा हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से बच्चों के बालिग होने तक उनकी शिक्षा, भरण पोषण की मांग की है। गुरुवार को प्रकाश राम गंगोलीहाट से 60 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में एडीएम फीचाराम चौहान से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 22 मई को हुए थे कांड में आरोपी उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी, जिससे उनके 2 बच्चे छोटे छोटे बेसहारा हो गए। कहा कि आर्थिक तंगी के बीच उसके सामने बच्चों की परवरिश करना चुनौती है बन गया है। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई ताकि वे अपने बच्चों का भरण पोषण सही तरीके से कर सके और उन्हें पढ़ा लिखा सके। अपनी पत्नी, माँ, बहन की हत्या में व्यतीत प्रकाश ने कहा कि इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। ऐसे में उनके सामने स्वयं को संभालने के साथ परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी। कहा कि चोलिया दल के साथ जाकर आजीविका चलाते थे, अब ऐसी स्थिति में नहीं है।